नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है भारत के आर्थिक इतिहास की। 2000 साल लंबी एक ऐसी दास्तान जिसमें एक इकोनॉमिक सुपर पावर अपने शिखर पर पहुंचती है, फिर लगभग गायब हो जाती है और अब शायद फिर से उसी शिखर की ओर बढ़ रही है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर जो हजारों साल तक दुनिया पर छाई रही हो और फिर देखते ही देखते इतिहास में कहीं खो जाए। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। 25%। जी हाँ, बस ये एक नंबर इस पूरी कहानी के स्केल को समझने के लिए काफी है। करीब करीब 1700 सालों तक, मतलब 1000 साल से भी कहीं ज्यादा, दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा अकेले भारत का था। ये एक ऐसा दबदबा था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर था जब भारत सच में एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर था। और ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि हमारे रिकॉर्डेड इतिहास का ज्यादातर हिस्सा इसी सच्चाई का गवाह है। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि भारत की ताकत सिर्फ खेती या कच्चे माल पर नहीं थी। नहीं, भारत दुनिया का टॉप मैन्युफैक्चरर था, खासतौर पर अपने शानदार कपड़ों के लिए, जैसे कॉटन, सिल्क और मलमल। पूरा इंडियन ओशन ट्रेड इसके कंट्रोल में था। यहाँ से मसाले, नील, लोहा जैसी चीजें पूरी दुनिया में जाती थीं और बदले में पूरी दुनिया से सोना और चांदी खिंचकर भारत आता था। मतलब भारत उस समय का एक फाइनेंशियल इंजन था। लेकिन फिर ये सब बदल कैसे गया? कैसे कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था बिखर गई? चलिए कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। देखिए, ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। इसकी एक बड़ी शुरुआत हुई 1757 में प्लासी की लड़ाई से। इस एक लड़ाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल के खजाने पर कंट्रोल दे दिया। फिर बक्सर की लड़ाई ने इस पकड़ को और मजबूत किया और आखिरकार 1858 आते आते ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को हटाकर भारत पर सीधा राज करना शुरू कर दिया और यहीं से भारत की आर्थिक आज़ादी के खत्म होने की शुरुआत हुई। पॉलिटिकल कब्जे के बाद शुरू हुआ इकोनॉमिक हमला। इसे इतिहास में द ग्रेट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। इसका निशाना सीधा भारत की सबसे बड़ी ताकत पर था, उसकी इंडस्ट्रीज पर। और ये सब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया गया। पहला काम, ऐसे टैरिफ या टैक्स लगाए गए जिससे ब्रिटेन का माल भारत में सस्ता बिके और भारत का माल ब्रिटेन में हद से ज्यादा महंगा। दूसरा काम, भारत के बाजारों को ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते कपड़ों से पाट दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि भारत, जो एक मैन्युफैक्चरर था, वो धीरे धीरे सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बनकर रह गया। ये जो पूरा सिस्टम था ना, ये पूरी तरह से एक तरफा था। अगर भारत का कोई सामान ब्रिटेन जाता तो उस पर इतना भारी टैक्स लगता कि कोई उसे खरीद ही नहीं सकता था। और वहीं ब्रिटिश सामान जब भारत आता तो उस पर या तो कोई टैक्स नहीं था या बिल्कुल नाम मात्र का। तो साफ है, ये कोई फ्री मार्केट कंपटीशन नहीं था। ये एक ऐसा बाजार था जिसे जानबूझकर ब्रिटेन के फायदे के लिए बनाया गया था। तो इन सब पॉलिसीज का जमीन पर क्या असर हुआ? चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं जो इस पूरी तबाही की कहानी खुद बयान करते हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। सिर्फ 60 साल के अंदर 1800 से 1860 के बीच भारत का कपड़ा एक्सपोर्ट 98% गिर गया, 98%। और ठीक इसी दौरान भारत में ब्रिटिश कपड़ों का इंपोर्ट 6300% बढ़ गया। ये एक ऐसा इकोनॉमिक रिवर्सल था जैसा इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। और ये कहानी सिर्फ कपड़ों की नहीं थी। 1750 में, जहां पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में भारत का हिस्सा 25% था, वहीं 1900 तक ये सिमटकर सिर्फ 2% रह गया। कहाँ 25 और कहाँ सिर्फ 2। ऐसा लगता है जैसे किसी ग्लोबल पावर का औद्योगिक दिल ही निकाल लिया गया हो। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, इनके पीछे लाखों इंसानों की एक दर्दनाक हकीकत थी। उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1834 में खुद लिखा था कि कपास के बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफ़ेद कर रही हैं। ये एक लाइन उस दौर की पूरी त्रासदी को बयां कर देती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में और देखते हैं कि क्या ये पतन और उदय का चक्र पूरा हो सकता है। जरा इस पर नजर डालिए।
आज के अनुमान बताते हैं कि इस सदी के खत्म होने तक भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में अपनी वो ऐतिहासिक जगह फिर से हासिल कर सकता है, यानी ग्लोबल जीडीपी का करीब 20% या उससे भी ज्यादा हिस्सा। मतलब इतिहास का पहिया घूमकर वापस वहीं आ सकता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। और इस उम्मीद के पीछे कई ठोस वजह हैं। एक तो भारत की विशाल और युवा आबादी, फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था होने का टैग, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जा रहा जोर और बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट, ये सब मिलकर भारत को आगे धकेल रहे हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या किसी देश का भविष्य सच में उसके गौरवशाली अतीत की एक गूंज हो सकता है? भारत की ये 2000 साल की आर्थिक यात्रा हमें एक ही बात सिखाती है कि इतिहास में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन वापसी की उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है।